Hello and welcome back to the channel, guys. This is the third video where all of us are preparing for NEET 2026. Before starting the video, I wanted to make a small request. This is a very low phase for all of us. NEET आ रहा है. We have not completed our portion up to the mark. तो बहुत low phase है हम सबके लिए. I just request you to support me throughout this journey. Even expect the same from me. Even I'll be sharing with you what all experiences या past attempts से मैंने जो भी गलतियाँ की है, मिस्टेक्स की है, ये इस बार का किस तरीके से मेरा जर्नी चल रहा है. बहुत ऑनेस्ट और जेन्युइन वीडियो होगा और आपसे बहुत रिलेटेबल चीज़ें शेयर होंगी. जब मैं डाउन फील कर रहा हूँ, जब मैं खुश हूँ, सब आपको पता चलेगा. किस तरीके से मेरे मार्क्स आए, कैसे होगा सिलेक्शन, हुआ तो क्यों हुआ, नहीं हुआ तो किस वजह से नहीं हुआ, ये आप सबको पता चलता रहेगा. अभी फ़िलहाल के लिए जस्ट लिटिल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सपोर्ट, एटलीस्ट कमेंट, लाइक, कुछ भी करो. एटलीस्ट मतलब अगर आपको लगता है ना कि यार मैं कुछ गलत भी कर रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे बताओ, लेकिन प्लीज़ सपोर्ट मी. एक्चुअली लास्ट वीडियो में मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए थे जिसमें मुझे लगे कि यार पिछले बार जब मैं पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो मेरे ना ये जगह ना टाइम ना वेस्ट हो गया. तो मैंने इस बार डिसाइड किया कि यार आप लोग से भी शेयर करूँ ताकि आप लोगों का भी कहीं उस चीज़ में टाइम वेस्ट ना हो जाए. आज हम लोग एक आइडियल टाइम टेबल के बारे में बात करने वाले हैं. आई स्टिल बिलीव जो मोस्ट आइडियल टाइम टेबल होगा वो वही होगा जो आप लोग अपने लिए बनाओगे. आज हम लोग सिर्फ एक ब्लूप्रिंट के बारे में बात करने वाले कि किस तरीके से एक आइडियल टाइम टेबल को दिखना चाहिए और किस तरीके से मैं उसको फॉलो करने वाला हूँ. प्लीज़ लेट मी नो आप लोग का टाइम टेबल किस तरीके से होगा. तो लास्ट लेक्चर में मैंने ये कहा था, मतलब लास्ट वीडियो में मैंने ये कहा था कि हम लोगों को किसी भी तरीके से 3 बार हमने हमारे पूरे सिलेबस को ख़त्म करना है रिवाइज करके. जो पहला रिवीजन होगा वो थोड़ा सा डिटेल्ड होगा, बहुत अच्छे से डिटेल्ड लेंदी होगा और उसको 2 महीने लगेंगे. मैं और एक चीज़ इधर हाईलाइट करने वाला हूँ. ये चैनल सिर्फ उन जैसे लोगों के लिए है जो मेरे जैसे हैं, जिनका स्कोर अभी भी 250 से 500 के बीच में है, फ्लक्चुएट हो रहे हैं मार्क्स, अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है. ये उनके लिए है. ये उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जो सुबह उठ के उनको पता चल रहा है यार अभी नीट आने वाला है, कुछ पढ़ा नहीं है. तो इवन आई डोंट नो कि किस तरीके से प्रिपरेशन हो, बट हाँ मुझे इतना पता है कि यार अगर इसमें रेंज में आ रहा है 250 से 500 तो हम क्या बेहतर कर सकते हैं जिससे हम सबका सिलेक्शन हो जाए 650 प्लस 600 प्लस ऐसा स्कोर आ जाए. तो ये सिर्फ मेरे जैसे बच्चों के लिए है जो अभी भी उम्मीद रखते हैं कि नीट हो पाएगा, क्योंकि उम्मीद रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप अभी इस वक्त पर हार मान गए तो आप मेजॉरिटी ऑफ बच्चों से पीछे हो जाओगे. तो हालांकि एक कंपटीशन है बट हमें तो अपने लिए एक सीट ही चाहिए. और मैं ये भी कह रहा था कि अगर हमारा पहला रिवीजन जो है वो अच्छे से हो गया तो जो सेकंड और थर्ड रिवीजन होगा वो सब्सिक्वेंट मंथ्स में होगा. जैसे कि अभी जनवरी चल रही है तो जनवरी और फरवरी तक हम लोगों को अपना पूरा पोर्शन ख़त्म करना है और हम लोगों को मार्च में एक बार रिवीजन करना है, फुल टाइम रिवीजन, क्योंकि जो थोड़ा सा बेटर होगा, हमारा एक बार बढ़ चुके तो दूसरा बार रिवीजन फास्ट होगा. और एक्सट्रीम वाला रिवीजन जो होगा वो अप्रैल में. हम हर चीज़ साथ में करेंगे. मॉक टेस्ट का स्कोर जो है वो शेयर करते रहेंगे, मोटिवेट करते रहेंगे, एक दूसरों को एडवाइस देते रहेंगे. तो मैं अभी क्लियरली पॉइंट पर आता हूँ कि किस तरीके से मेरा टाइम टेबल लगने वाला है, दिखने वाला है. तो पहला टेस्ट जो है मैंने आप लोगों को ये भी शेयर किया था कि मैं एलन का टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करूँ. मैं आपको भी रेकमेंड करूँगा ओनली बिकॉज ऑफ द रीज़न क्योंकि वो एक अफोर्डेबल प्राइस में आप लोगों को एक ऑफलाइन एक्सपीरियंस देगा. आप लोगों के नियर बाय सेंटर्स में एलन का सेंटर्स आई होप अवेलेबल होगा. बॉम्बे में तो बहुत जगह पर अवेलेबल है. तो मैंने वो ले लिया है. 3500 का वो टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है, और उसमें 12 टेस्ट लगभग हो जाएंगे. और पहला टेस्ट जो है वो 18 जनवरी को है जिसमें पूरा का पूरा 11th का सिलेबस आ रहा है. फिज़िक्स में क्लोज टू 14 चैप्टर्स है जो मैंने थोड़ा सा डिवीज़न करवा के रखा है. मैंने 11th और 12th को 2 सेपरेट सेक्शंस में डिवाइड किया ताकि उनको पढ़ना थोड़ा मेरे लिए आसान लगे. और मेरे हिसाब से जिसमें मैंने क्लासिफिकेशन किया है, क्लोज टू 13 to 14 चैप्टर्स आर देयर इन 11th फिजिक्स, क्लोज टू 10 to 11 चैप्टर्स आर देयर इन 11th केमिस्ट्री, और क्लोज टू 13 to 14 ही शायद बायोलॉजी में भी है. टोटल 30 चैप्टर्स है, शायद इतने ही 11th बायोलॉजी में हो जाएंगे. तो हम लोग को इन लोगों को पढ़ना है, ठीक है. अब किस तरीके से प्लानिंग करना है ध्यान से सुनो. हम लोगों को सिलेबस के हिसाब से जाना. एक कॉमन मिस्टेक जो मैंने पिछले बार की है वो ये किया था, मैं अपने पोर्शन के चक्कर में
इतना पढ़ते गया, मुझे लगा ये टेस्ट आता रहेगा, जब मेरा पूरा सिलेबस हो जाएगा ना तब मैं अच्छे से टेस्ट करूँगा, और मैं टेस्ट को स्किप कर देता था। मतलब मैं सिर्फ उतना नॉलेज जितना मेरे पास है उसके बेसिस पर ही जाता था। इसका मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपसे शेयर करूँगा। तो पहला जो टेस्ट है वो 18 जनवरी को, जिसमें पूरा 11th आ रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मैं आज आपको 11th के ऐसे चैप्टर्स बताने वाला हूँ फिज़िक्स और केमिस्ट्री के जिनकी बहुत ज़्यादा वेटेज है नीट में। 11th की बात कर रहा हूँ। तो हम लोग रैंडमली पढ़ने से बेटर होगा, ये कोई भी रैंडमली चैप्टर उठाने से बेटर ये होगा कि हम उन चैप्टर्स को पढ़ें जो हमें इतने अच्छे से नहीं आते, जिसमें हम कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे, पहली बात वो। और दूसरी बात, ऐसे चैप्टर जिनका वेटेज ज़्यादा है। तो हम लोग क्या करने वाले, समझो 18 जनवरी को जो आ रहा है पूरे 11th आ रहा है, तो हमें क्या करना है, जो मैं चैप्टर्स अभी आगे जाके आपको बताऊंगा, हर दिन एक चैप्टर फिज़िक्स का सॉल्व करना है, ठीक है। समझो आज 5 जनवरी है, तो आज मैंने कोई फिज़िक्स का चैप्टर ले लिया। कौन सा ले लिया, लेट्स सपोज मैंने ग्रेविटेशन ले लिया। ग्रेविटेशन का आज मैंने पूरा वीडियो नहीं देखना है, मैंने लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था, डू नॉट वेस्ट योर टाइम लुकिंग एट 4 to 5, 6 to 7 आवर्स का वीडियो। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बाय सॉल्विंग क्वेश्चंस। एंड मैंने आपको पहले ही बोला था कि एटलीस्ट आप लोग एक बार चैप्टर को पढ़ो। देर आर माई ऐसे हो जाएंगे ना 60-70 अगर क्लोज टू चैप्टर्स है, तो ऐसे होंगे जिसमें 10 चैप्टर आपको नहीं आते, उनको हम बाद में देख लेंगे। बट जो आपको 60 में से अगर 40 चैप्टर आते हैं पहले से, तो उनको वापस से दोबारा वीडियो मत देखो, उसको आप टेक्स्ट बुक से पढ़ो, मॉड्यूल से पढ़ो, जो भी आप लोग के पास रेफरेंस बुक है उसमें से पढ़ो। क्योंकि वीडियो देखोगे 4-5 घंटा, नॉट इनफ क्वेश्चंस उतना, क्योंकि अभी के जितने भी वीडियोस है वो या तो कंसेप्ट बेस्ड है या तो क्वेश्चंस बेस्ड है। मिक्स्ड कोई एक अच्छा नहीं है। आई नो देयर आर बहुत बेहतरीन टीचर्स है जो आप लोगों को करते, लेकिन टाइम नहीं है उतना। वीडियो देखने में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम इन्वेस्ट करना है। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। तो क्या करना है, सुबह से शाम तक आप लोगों को एक चैप्टर ऑफ फिजिक्स करना है। समझो आज 5 जनवरी, आज मैंने एक चैप्टर कर दिया। रात में आप लोगों को एक बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ना है, ओनली पढ़ना है। जो नेक्स्ट डे होगा, आज फिजिक्स का आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा और उसके क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए, आप लोगों ने उसके नोट्स पढ़ लिया। अगर आपको कोई नोट्स की ज़रूरत है, मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा थ्रू PDF एंड ऑल, बस मुझसे बताओ, या यू विल गेट बेटर नोट्स। आप लोगों को नेट पर मिल जाएगा, कोई भी PDF कहीं से भी आपको नोट्स मिल जाएगा। ये मत सोचो कि मुझे कंसेप्ट सीखना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप लोगों ने समझो 3 से 4 घंटा अच्छे से वीडियो देख लिया, ये कोई ज़रूरी आपको लगा कोई कंसेप्ट देख लिया उसका देख लिया, और मेजॉरिटी आप लोगों ने फॉर्मूलाज पढ़ लिया। और फिर आप लोगों ने 3 से 4 घंटा फिजिक्स के क्वेश्चन आंसर सॉल्व किया। आप सुबह उठे 10-11 बजे, जितने बजे को सुबह उठना है, 5-6 बजे, जो भी आप लोग को टाइम लगे, रात में पढ़ना है, किस तरीके से भी आप लोगों को बस एक टारगेट रखना है कि मुझे आज पूरे दिन में शाम के 8 या 9 बजे तक पूरा एक चैप्टर ऑफ फिजिक्स को पढ़ना है, सॉल्व करना है, PYQ लगाने हैं, ये सब करना है। उसके बाद रात में आप लोगों को बायोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। जो नेक्स्ट डे होगा उस दिन आपको केमिस्ट्री लेना है एक चैप्टर, सिमिलरली पूरा दिन उसमें इन्वेस्ट करना है केमिस्ट्री का। और रात में जो लास्ट अपने लोगों ने बायोलॉजी चैप्टर पढ़ा था, समझो प्लांट किंगडम पढ़ा था, उसके सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लगाने। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। टोटल बायोलॉजी में 30 से 32 चैप्टर है। अगर आप एक चैप्टर के लिए 2 दिन लगा रहे हो, एक दिन सिर्फ और सिर्फ पढ़ना और दूसरा दिन जो होगा वो क्वेश्चन एंड आंसर्स को सॉल्व करना, ठीक है। तो आप लोगों का लगभग 2 महीने में पूरा बायोलॉजी खत्म। अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करो। एक दिन आप डेडिकेट करो सिर्फ क्वेश्चंस, तो कम से कम 100 से 150 क्वेश्चंस उस चैप्टर के सॉल्व करो, हाई कॉन्फिडेंस हो जाए, बहुत बेहतर। 100 से 150 सॉल्व करने के बाद क्वेश्चंस बायोलॉजी के, आप लोग को उस चैप्टर पर कमांड आ जाएगा बायोलॉजी के। और एक दिन पूरा आपने फिजिक्स को इन्वेस्ट करवाया, ठीक है, पूरा, मतलब जितना हो सकता है आप क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। ये पहला रिवीजन की बात चल रही है। फिर अगले दिन आपने केमिस्ट्री लिया, अभी से 13 दिन है, 13 चैप्टर आपके हो गए, जिसमें से मैं मान के चलता हूँ 6 फिजिक्स हो गए, 7 केमिस्ट्री हो गए, ठीक है, और 6 चैप्टर बायोलॉजी के हो गए, ठीक है। आप लोगों ने इस तरीके से, जैसे फिज़िक्स में 11th में 14 चैप्टर्स हैं, तो आपने 6 कर दिए, मतलब 8 बचे। केमिस्ट्री में जो है 10 चैप्टर है, उसमें से 7 कर दिए, ये 6 कर दिए, उसमें 4 बच गए। तो क्लोज टू 40% ऑफ 11th का फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आप लोग कंप्लीट कर पा रहे हो।
मैं एग्जैक्ट आपको बताता हूँ 11th के चैप्टर। सेंटर ऑफ मास कोलिजन है, रोटेशनल है, काइनेमैटिक्स है, एनएलएम फ्रिक्शन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, थर्मल फिजिक्स और थर्मोडायनेमिक्स एक ही चैप्टर है। वेव्स, ऑसिलेशंस, ग्रेविटेशन, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, वेक्टर्स, वर्क एनर्जी, पावर एंड सर्कुलर, मतलब क्लोज टू 13 चैप्टर्स है। अगर आप 6 to 7 चैप्टर सॉल्व करो तो 40 to 50% फिजिक्स हो रहा है। सिमिलरली केमिस्ट्री का अगर बात करूँ, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, केमिकल इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स, पीरियोडिक टेबल, आयोनिक इक्विलिब्रियम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल बॉन्डिंग, ऑर्गेनिक प्रिंसिपल्स एंड पी ब्लॉक, 10 चैप्टर आपकी केमिस्ट्री में आप लोगों ने 7 भी कर दिए तो एटलीस्ट 40% हो जाएगा। और आप लोगों ने बायोलॉजी के भी एटलीस्ट 6 to 7 चैप्टर्स कर दिए, ठीक है। अब कोई रैंडमली नहीं लेना, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑफ 11th स्टैंडर्ड जिनकी हाई वेटेज है। सबसे नंबर 1 पे केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है आयोनिक इक्विलिब्रियम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जहाँ से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। थर्ड इज थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स से भी अच्छा वेटेज होता है। चौथा है पीरियोडिक टेबल, कोई ना कोई ट्रेंड आपको पूछ देगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का, या कोई भी ऑर्डर आपसे पूछ लेगा। फिर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, हमेशा लाइमन सीरीज, बालमर सीरीज, इतना वो डिटेल चैप्टर है ना कि वो कुछ लैम्डा वैम्डा इधर उधर करके वो पूछ लेगा। ये 5 चैप्टर्स हो गया। 6th हो गया केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये 6 चैप्टर आप लोगों को करने हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिजिक्स में अगर बात करूँ तो थर्मल फिजिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, कुछ ना कुछ आएगा, मैक्सवेल का इक्वेशन आ जाएगा, या कंडक्टिविटी का क्वेश्चन आ जाएगा, या कंडक्शन हीट ट्रांसफर का आ जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का आ जाएगा, केटीजी थर्मोडायनेमिक्स आ जाएगा, ये सब होगा नंबर 1 पे। दूसरा है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन, पुली के क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है फ्रिक्शन इक्शन वो आपको यहीं से मिलेंगे। तीसरा है ग्रेविटेशन, इसमें से आता ही है, चाहे केपलर लॉ पूछ लेगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, या फोर्स पूछ लेगा। फिर चौथा है काइनेमैटिक्स, काइनेमैटिक्स एक हमेशा ऐसा चैप्टर होता है जिसमें से थोड़ा वो डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड है और वो थोड़ा सा मैकेनिक्स में चला जाता है, तो आप लोगों को थोड़ा मिक्स करके पूछ सकता है। रोटेशनल में भी आप लोगों को कोई अल्फ़ा वल्फ़ा पूछ लेगा, या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछ लेगा, रोलिंग का सवाल पूछ सकता है। ऑसिलेशंस और वेव्स वाला जो चैप्टर है SHM, उसमें कुछ भी पूछ सकता है। नॉर्मल वेव का इक्वेशन हो गया, फेज डिफरेंस हो गया, उनमें से कुछ भी सवाल आपसे पूछ सकता है, या एनर्जी हो गया, या स्प्रिंग वाला सवाल हो गया, स्प्रिंग ऑसिलेशन मोशंस। और लास्ट है यूनिट्स एंड डायमेंशंस एंड वेक्टर, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन ट्रिक्स से सॉल्व हो सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दिया है, ये आप अपने हिसाब से कर लो, कोई भी दिन रैंडम कर लो। मैंने आपको 6-6, 7-7 का कैटेगरी दिया है। आप लोग को जो चैप्टर्स, मैं इतना तो मान के चलता हूँ, यू आर नॉट कम्प्लीटली इन ऑ कि आप लोग कोई चैप्टर्स पता ही नहीं कि भाई ये क्या है, ठीक है। तो बहुत सारे चैप्टर्स करने हैं। इस तरीके से हम लोगों ने 50% 11th ख़त्म कर दिया, ठीक है। अगर आप नंबर ऑफ चैप्टर्स के वाइज के जाओगे तो 40% क्या, लेकिन अगर आप कंटेंट के हिसाब से जाओगे कि कितना नीट में आता है वेटेज के हिसाब से, तो क्लोज टू 60% इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हम लोगों ने इसमें कवर कर लिया है, ठीक है। आप ध्यान से सुनो। अब इसके बाद जैसे 18 जनवरी का टेस्ट होगा, ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि यार 720 है तो हमें 500 के अबव लाना है। ये हमारा पहला टारगेट है। जिसका 500 लगातार आ रहा है उसको 550 580 के क्लोज टू लाना है, क्योंकि हमारा पूरा सिलेबस नहीं हुआ है, तो अब एक्सपेक्ट करके रखते हैं कि 570 580 आएगा। अब ध्यान से सुनो। सिमिलरली हम लोगों को जो सेकेंड टेस्ट होगा, जो 2 जनवरी को है, उसमें हम लोगों को 12th का सिलेबस करना है, ठीक है। सिमिलरली जैसे हम लोगों ने ये किया ना, सेम टू सेम, ठीक है। हम ये मान के चल रहे 40% ऑफ आर 11th इज कम्प्लीटेड। अब बहुत ऐसे लोग होंगे जिनके दिमाग में ये चल रहा होगा, जो मैंने ये गलती, जो मैंने पहला कहा था ना कि कोई गलती होगी मेरे से, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो बहुत लोग ऐसे होंगे जो सोचेंगे 40% हो गया है, अभी 12th का सिलेबस आ रहा है, उसको बाद में करता हूँ, सबसे पहले जो बचा हुआ 60% है वो ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि मार्क्स में कॉन्फिडेंस आएगा। ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बहुत बार होता है हम सोचते हैं यार मैं अपना सिलेबस अपने हिसाब से खत्म कर लूँगा, फिर लास्ट में जब मेरा सब कुछ हो जाएगा ना तो मैं बहुत अच्छा से मार्क्स लाऊंगा और एकदम 720 ही ला दूंगा। ये लोग सोचते हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ी गलती होती है। मेरी खुद गलती हुई है, तो मैं ये मानता हूँ, मैं ये जानता हूँ कि किस तरीके से मैंने ये गलती की है, लेकिन इस बार हमें हर टेस्ट को उसके हिसाब से पढ़ना है। जो टेस्ट आ रहा है उसको पढ़ो, अपना आगे आगे दिमाग नहीं लगाना है, पोर्शन अपने आप हो जाएगा, बिलीव मी। फिर मार्क्स टेस्ट में मार्क्स कम आते किसी के, फिर आप डीमोटिवेट हो जाते हो, फिर आपका शेड्यूल ख़राब हो जाता है।
इसके साथ करना है हम लोगों को, ठीक है। सिमिलरली 12th के साथ करना है। फिर हम लोगों को जो थर्ड सिलेबस आ रहा है, थर्ड जो टेस्ट आ रहा है उसमें फुल लेंथ सिलेबस आ रहा है। फिर हमें अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, जैसे समझो हम लोगों ने 12th का भी 40% खत्म करते, फिर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से थर्ड टेस्ट के लिए या तो 11th हम कंप्लीट करेंगे या तो 12th हम कंप्लीट करेंगे। और फिर उसका जो फोर्थ टेस्ट होगा उसमें सिमिलरली अगर हमने 11th पूरा कंप्लीट कर लिया तो 12th देखेंगे, 12th पूरा कंप्लीट कर लिया तो 11th। तो आपके जो 4 टेस्ट होंगे जो हर 20 डेज़ के इंटरवल में है, ठीक है, 24/80, ठीक है। तो समझो पहला 18 को हो गया, फिर दूसरा 2 तारीख को हो गया, फिर तीसरा जो हो गया समझो कुछ 20-21 को होगा, और चौथा जो हो जाएगा वो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में हो जाएगा, ठीक है। तो आपके 2 महीने में पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो गया, ठीक है। अब मैं मान के चलता हूँ कि अगर नहीं भी हुआ ना तो भी यार ये मान के चलो कि आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया है। आप टेस्ट के हिसाब से जा रहे हो, 500 से 550 600 ऐसा स्कोर आ रहा है। फिर आपके पास जो लास्ट 1.5 महीना होगा उसमें हम लोग को सिर्फ प्रैक्टिस करना है। दिस इज़ वॉट आवर सिलेबस और प्लानिंग विल लुक लाइक। ये प्लस ब्लूप्रिंट है, आप लोग अपने लिए बेस्ट टाइम टेबल चुन सकते हो। एंड प्लीज़ लेट मी नो, मैं इस टाइम टेबल के साथ जाने वाला हूँ और आपको रिजल्ट पता चलेगा कि किस तरीके से ये फेल होगा या ये एक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी होगा टू कंप्लीट द सिलेबस। थैंक यू। बहुत लंबा वीडियो हो गया है, आई एम नॉट श्योर इधर तो कोई आ जाएगा, लेकिन अगर आ गया तो प्लीज़ लेट मी नो, तो बहुत खुश होऊंगा मैं। आई विल बी लिटरली वेरी हैप्पी कि अगर कोई यहाँ तक पहुँच गया, उसको मेरी बातें ज़रूरी लगी तो। साइनिंग ऑफ, प्लीज़ टेक केयर, प्लीज़ स्टे मोटिवेटेड, प्लीज़ सपोर्ट द जर्नी, टेक केयर, पढ़ते रहो क्योंकि पढ़ने से होगा।